हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, यदि आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है, तो बच्चे हिस्ट्री पेपर नंबर थर्ड की आज से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट को करने के क्रम में बच्चे हम लोग आज पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस तरीके से मैं आपको हर सब्जेक्ट का 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अगर आप शिद्दत से उन पांचों मॉडल प्रैक्टिस सेट को कर लेते हो तो आपके पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बच्चे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे क्लास से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सेम प्रकार से जैसे आपका एग्जाम पैटर्न है, हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से क्लास को देखेंगे। सबसे पहले कुछ मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज के इस क्लास में हम लोग काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से यूट्यूब पर अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया तो बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अंत में आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहां से आपकी डेली क्लासेस लगने वाली है और आप लोगों की एग्जामिनेशंस भी जो है ये बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने के क्रम में बच्चे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें देखिएगा आपका जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। पहला क्वेश्चन से प्यारे बच्चे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ। ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या है देखो, ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, राजगृह और लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध जी जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ये कहां पर होता है। आप कहोगे गुरुजी लुम्बिनी में जन्म होता है, जो कि कहां पर अवस्थित है, तो आपके नेपाल में अवस्थित हो जाते हैं। समझ गए। अब देखो यहां पर से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ये कब होता है, तो आप क्या कहोगे। आपका जवाब होगा गुरुजी गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है बच्चे, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। फिर देखिए, तो इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या कहोगे। इनके जो बचपन का नाम होता है वह होता है सिद्धार्थ। क्या होता है प्यारे बच्चे, बचपन का नाम क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी सिद्धार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में प्यारे बच्चे जो है ये अपना घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ करके क्या होते हैं, तो ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं। समझे। अब इस क्रम में क्या होता है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किसकी प्राप्ति होती है प्यारे बच्चे, आप कहोगे गुरुजी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति इसको कहां पर होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे गुरुजी बोध गया में क्या होता है, तो बोधि वृक्ष के निकट जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। समझे। अब एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहां से कि कितने वर्ष के आयु में बच्चे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करा रखा है, तो जरूर आप लोगों को पता होगा। तो कमेंट में लिखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के आयु में होता है। हालांकि ये बात तो आप समझ गए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होता है, बोध गया में होता है। इसके बाद देखो सवाल बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहां दिया प्यारे बच्चे। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखोगे। गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वह आपके उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी जगह है, वाराणसी में एक जगह है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में इनके द्वारा क्या किया गया था, अपना पहला उपदेश दिया गया था। और ये जो अपना पहला उपदेश दिए थे, इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो अपना पहला उपदेश देते हैं, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग नोट कर लीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे और भी यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि शिद्दत से अगर तुम हमारी क्लास को कर लेते हो ना, आपका कोई क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। देखिए इसके बाद यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि आपको पता है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार थे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भगवान विष्णु के प्यारे बच्चे आपके 10 गो अवतार थे। कितने अवतार थे भगवान विष्णु के, आप कहोगे सर भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। इस 10 अवतार में से भगवान विष्णु का जो 9वां अवतार है वो किसको माना जाता है, तो 9वां अवतार प्यारे बच्चे आपके गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। समझ गए। इसके बाद देखिए यहां से आप लोग नोट करिएगा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है। समझ गए। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु होती है प्यारे बच्चे 80 वर्ष की आयु में होता है, जो कि कब हो जाता है, तो 483 ईसा पूर्व में।
क्या याद रखोगे? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में? तो 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु की जो घटना थी प्यारे बच्चे, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे गुरुजी महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से इसकी मृत्यु को, घटना को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व में होता है। समझ गए? तो देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित आप लोगों को इतने सारे फैक्ट्स मैंने नोट कराए, सभी फैक्ट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि पेपर में यहां से कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकोगे। अब देखिए, आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत चल रही है तो आपका दायित्व है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन को ज्वाइन करें। हर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक ये क्लास को पहुंचाइए। आइए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी देखो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का, जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में भी सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं। जैसे कि देखिए, जैन धर्म के संस्थापक की जब बात होगी तो आप कहोगे जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वह ऋषभ देव थे। समझ गए? ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है? तो आप कहोगे गुरुजी ऋषभ देव, और यही इनके संस्थापक भी है। हालांकि देखिए, यहां से कई सारे और क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि ये तो पहला तीर्थंकर हो गए। आपसे अगर दूसरा तीर्थंकर के बारे में पूछे, ठीक है, आपसे अगर दूसरे नंबर के तीर्थंकर के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी इसके जो दूसरे तीर्थंकर थे जिसका नाम था अजितनाथ। क्या नाम था बच्चे? अजितनाथ था। ठीक है, अब देखो यहां पर याद रखिएगा एक और चीज, जैसे कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए थे ना, सबका अपना अपना एक अलग अलग चिन्ह था। समझे? जैसे कि देखिए, यहां पर ऋषभ देव के चिन्ह के बारे में बात कर लिया जाए तो ऋषभ देव का जो चिन्ह था वो था सांड। क्या था प्यारे बच्चे? सांड था। ठीक है, वैसे ही देखिए अजितनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था? तो अजितनाथ का चिन्ह था हाथी। ठीक है, वैसे ही देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ये सब इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। 22वें नंबर के तीर्थंकर के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे अरिष्ट नेमी थे। कौन थे प्यारे बच्चे? अरिष्ट नेमी, जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर हो जाते हैं। समझ गए? यहां पर इनका चिन्ह के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे इनका जो चिन्ह था वो था शंख। समझे? चलिए आगे देखिए, 23वें नंबर के तीर्थंकर के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे? 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे पारस्वनाथ। कौन थे प्यारे बच्चे? पारस्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह था सांप। इनका चिन्ह क्या था बच्चे? सांप था। आगे देखो, आगे यहां पर 24वें और अंतिम तीर्थंकर के बारे में पूछे, ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर के बारे में पूछे तो आप कहोगे महावीर स्वामी थे। कौन थे प्यारे बच्चे? महावीर स्वामी, और इनका चिन्ह था शेर। क्या था प्यारे बच्चे? इनका चिन्ह शेर था। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से जो है आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के जो है दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। उनका चिन्ह क्या था? तो हाथी था। ठीक है, 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमी थे। उनका चिन्ह क्या था? तो शंख था। ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए यहां से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि आपसे पूछे कि बताइए जैन धर्म का वह कौन सा तीर्थंकर है जिसका चर्चा आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में प्यारे बच्चे जो है, एक तो आपका ऋषभ देव का चर्चा देखने को मिलता है। किसका चर्चा? ऋषभ देव का चर्चा देखने को मिलता है। और एक और तीर्थंकर थे जिसका नाम था अरिष्ट नेमी, ठीक है, जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे प्यारे बच्चे। तो इन दोनों का चर्चा जो है आपको कहां देखने को मिलता है? आप कहोगे गुरुजी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कहता है बच्चे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनवाया था? ये भी क्वेश्चंस अभी देखो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। मैं आपको उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं जो या तो एग्जाम में पूछ लिया गया है या फिर बच्चे आने वाले एग्जाम के लिए संभावी है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनवाया था? तो इसकी निर्माण जो है प्यारे बच्चे आपके गुप्त वंश के एक शासक थे जिसका नाम था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जी के द्वारा क्या किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। समझ गए? देखिए यहां पर कुमार गुप्त की बात करते हैं तो इनको एक और नाम से जाना जाता है।
आप कहोगे गुरुजी किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है सरदित्य भी कहा जाता है। तो आपको जब पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसे सरदित्य कहा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से कहेंगे कुमारगुप्त को कहा जाता है, जो कि किस वंश के शासक थे प्यारे बच्चे, तो गुप्त लगा हुआ है अर्थात गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक। इसके बाद देखिए आपको यहां पर एक और चीजें पूछा जा सकता है, जैसे मैं बात करता हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, समझ गए, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में, ठीक है, या फिर कहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि पहले नंबर पर आता है। और किसके लिए पहले नंबर पर आता है, तो यह आवासीय के लिए, मतलब एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर रहने की सुविधाएं जो है सबसे पहली बार दिया गया। वह कौन सा विश्वविद्यालय था बच्चे, तो नालंदा विश्वविद्यालय था, समझ गए, जहां पर बच्चे रह करके पढ़ सकते थे। क्लियर है इतना बातें, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर देखिए आपसे पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। किसके बारे में पूछेगा बच्चे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। मैं आपको यहां पर कई सारे विश्वविद्यालय के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते बच्चे, तो इसकी स्थापना जो है पाल वंश के एक शासक थे जिसका नाम था धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल जी के द्वारा क्या किया गया था, तो 8वीं सदी में बच्चे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित कहां पर है, तो आप कहोगे गुरुजी यह भागलपुर में स्थित है, ठीक है, भागलपुर जो कि बिहार में हो जाता है, तो आपके भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहां से एक और इंपोर्टेंट विश्वविद्यालय जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया जाए। आपसे पूछेगा बताइए तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी जाती है, तो यहां पर याद रखिएगा राजा भरत के द्वारा जो है प्यारे बच्चे क्या किया जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। समझ गए कि नहीं, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय किस वंश से संबंधित है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर मौर्य वंश से संबंधित है, क्योंकि यह जो है आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यहाँ पर शिक्षा धारण किए थे। समझ गए, इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो ये आपका तक्षशिला हो जाता है, तक्षशिला जो है यह आपके गंधार जनपद की क्या थी प्यारे बच्चे, गंधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। समझ गए ना, गंधार जनपद जिसको आप महाजनपद में पढ़ोगे, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर गंधार जनपद की जो राजधानी हो जाती है क्या हो जाती है, तक्षशिला हो जाता है। समझे, इसके बाद देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है, तो देखिए पाकिस्तान में एक पंजाब नाम का प्रांत है प्यारे बच्चे, ठीक है, पाकिस्तान में, ये भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान में एक जो है पंजाब नाम का प्रांत है। और पंजाब प्रांत में प्यारे बच्चे आपका रावलपिंडी नाम का एक जिला है। क्या है प्यारे बच्चे, रावलपिंडी नाम का एक जिला है, और इसी जिला में प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय अवस्थित हो जाता है। समझे कि नहीं, तो इतने सारे फैक्ट आपको जो है विश्वविद्यालय से संबंधित याद रखने। हालांकि यहां पर देखोगे तो आपको और भी कई सारे विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। जैसे कि बच्चे हम बात करते हैं आपका जैसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो जाता है, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में जब हम मॉडल प्रैक्टिस सेकंड की क्लास लेंगे, वहां पर मैं आपको जो भी बाकी के विश्वविद्यालय बच गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, हम उन सभी विश्वविद्यालय के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि आगे आइए देखिए यहां पर बच्चे, यहां पर देखिएगा तो अगला नंबर जो सवाल कहता है कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का काल क्या रहा था। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं की बात करते हैं जो कि बच्चे आपके ऋग वैदिक सभ्यता के बाद की सभ्यता रही थी। समझ गए, सबसे पहले जो आपका वैदिक सभ्यता था, तो वैदिक सभ्यता में क्या आता है, वैदिक सभ्यता में आ जाता है आपका ऋग वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो ऋग वैदिक सभ्यता के बाद की जो सभ्यता थी उसको हम लोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसके समय की बात करेंगे बच्चे, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो देखो यहां पर और भी कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो यहां पर जो है वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया था बच्चे, वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध किया गया। क्या किया गया, वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध किस काल में किया गया, आप कहोगे सर यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो इस सभ्यता में जो है आपको गंगा के मैदान में विस्तार देखने को मिलता है। किसके मैदान में, गंगा के मैदान में क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, विस्तार देखने को मिलता है। आगे देखोगे तो इस काल में ही या इस सभ्यता में ही बच्चे क्या होते हैं, तो बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण होता है, जैसे कि आपका सामवेद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो आपका यजुर्वेद हो जाता है, फिर आप देखोगे तो आपका अथर्ववेद हो जाता है। ये सब कब लिखा गया था, आप कहोगे गुरुजी ये सब जो है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में लिखा गया था। इसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं,
ब्राह्मण ग्रंथ के बाद देखोगे तो आपका जैसे कि उपनिषद हो जाता है। उपनिषद के बाद आप देखोगे तो आपका जैसे कि हो जाता है रामायण, ठीक है। इसके बाद रामायण के बाद आपका महाभारत हो जाता है। ये सब जो है आपका कब लिखा गया था, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में ही लिखा गया था। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद की रचना या फिर यजुर्वेद की रचना, अथर्ववेद की रचना जो है यह किस काल में होती है, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में होता है। समझे कि नहीं। हालांकि इसके अतिरिक्त वेदों में देखोगे तो 4 प्रकार का वेद होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो आपका एक वेद जो है आपका ऋग्वेद है, जो कि ऋग वैदिक काल में लिखा गया था, जो कि सबसे पहले वैदिक काल में सबसे पहले लिखा गया था। समझे कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चंस अभी काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया है, और ये सभी के सभी प्रश्न बच्चे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहां पर तो मैं आपको पूरा एक कहानी बताने वाला हूं। अब कहानी क्या बताने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर मैं आपको लिखाऊंगा। जैसे पूछा गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया, तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर तो आप आराम से कर लोगे। सर, एक कुषाण वंश के शासक थे जिसका नाम था कनिष्क, उसके द्वारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब ये चौथा नंबर का बौद्ध संगीति है। इससे पहले भी तो 3 संगीति हुआ था। अब वो 3 बौद्ध संगीति कौन कौन सा है, कहां कहां उसका आयोजन हुआ, किसके द्वारा उसको आयोजित किया गया, उन सभी चीजों को जानते हैं। चलिए देखिए, यहां पर बारी बारी से आप लोग एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले नोट कीजिए प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। अब प्रथम बौद्ध संगीति, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स कर लो कि तोरा परीक्षा में पूछा जाएगा। समझे, प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद भी कहा जा सकता है इसको, ये याद रखिएगा। चलिए, अब अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते बच्चे, तो सबसे पहले याद रखो कि यह होता कब है, इसका आयोजन कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है, यह भी तो पूछा जा सकता है। आप कहोगे गुरुजी राजगृह में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चे, है ना, इस संगीति की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहोगे महाकश्यप के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी अध्यक्षता करी जाती है। किसके संरक्षण में होता है बच्चे, तो यह जो है आपके किसके संरक्षण में होता है, अजात शत्रु के संरक्षण में होता है, ठीक है। अजात शत्रु जो कि आपके हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे बच्चे, हर्यक वंश के शासक। इसके संरक्षण में क्या होता है, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो एक बौद्ध संगीति से आपको इतने सारे बात याद रखने हैं। चलिए दूसरा बौद्ध संगीति देखते हैं। यहां पर नोट कीजिए, स्टार लगाइए और लिखिए दूसरा बौद्ध संगीति, ठीक है। और यहां पर फिर से हमको सारी बातें जानना है। दूसरे बौद्ध संगीति की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखो दूसरा बौद्ध संगीति आयोजन कब होता है, तो दूसरा बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह आपका 383 ईसा पूर्व में होता है। समझ गए। इसके बाद देखिए कहां पर इसका आयोजन होता है, आप कहोगे गुरुजी इसका जो आयोजन है यह वैशाली में होता है। कहां पर होता है बच्चे, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चे, है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहोगे सुबुकामी के द्वारा क्या किया जाता है, तो सुबुकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। किसके संरक्षण में यह इसका आयोजन होता है, ठीक है, इसके संरक्षण में इसका आयोजन होता है, तो आप कहोगे गुरुजी कालाशोक के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, कालाशोक, जो कि किसके पुत्र थे, आप कहोगे गुरुजी यह जो थे शिशुनाग के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, शिशुनाग के पुत्र थे, ठीक है। शिशुनाग के पुत्र कौन हो जाते हैं, तो आपके कालाशोक हो जाते हैं। और कालाशोक के संरक्षण में क्या किया जाता है, तो दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। चलिए तीसरा बौद्ध संगीति देखते हैं बच्चे। तीसरा बौद्ध संगीति, है ना, तीसरे बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो यह कब आयोजित होता है, तो तीसरे नंबर का बौद्ध संगीति प्यारे बच्चे आपका 250 ईसा पूर्व में आयोजित होता है। समझे, कब आयोजित होता है, 250 ईसा पूर्व में। कहां पर आयोजित होता है, तो आप कहोगे गुरुजी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और देखिए कभी कभी पाटलिपुत्र की जगह पाटली ग्राम भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है। पाटली ग्राम में इसका क्या होता है बच्चे, या पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चे, तो आप कहोगे सर इसकी अध्यक्षता जो है यह मोगाली पुत्तीसस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मोगाली पुत्तीसस, ठीक है, पुत्तीसस के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी अध्यक्षता करी जाती है। यह किसके संरक्षण में आयोजित किया जाता है, तो संरक्षण में आयोजन की बात करेंगे तो आप कहोगे सर यह अशोक के संरक्षण में, अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक थे, है ना, तो अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। आगे चलो चौथा बौद्ध संगीति देख लेते हैं। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है,
तो चौथा बौद्ध संगीति जो कि हमारा सवाल था, है कि नहीं, चौथा बौद्ध संगीति प्यारे बच्चे, तो चौथा बौद्ध संगीति जो है आपका 72 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। और 72 ईसा पूर्व में जब इसका आयोजन होता है तो कहां पर होता है, तो कुंडलग्राम में। कहां पर होता है बच्चे, कुंडलग्राम, जो कि आप कह सकते हो सर ये कहां पर है, तो श्रीनगर में, ठीक है। कुंडलग्राम या फिर श्रीनगर में इसका क्या होता है बच्चे, आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है आपका वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। वसुमित्र कहिए या अश्वघोष कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वसुमित्र या अश्वघोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। किसके संरक्षण में इसका आयोजन होता है बच्चे, तो यह जो है आपके क्या कहते हैं, तो आपके कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, ठीक है। कनिष्क के संरक्षण में इसका आयोजन होता है, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, समझ गए। तो ये आपका 4 गो बौद्ध संगीति हो गया। एक गो और बौद्ध संगीति पढ़ लीजिए जो कि पंचम बौद्ध संगीति है, ठीक है। पंचम बौद्ध संगीति की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो पंचम बौद्ध संगीति जो है यह 1871 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है, तो म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार में एक जगह है जिसका नाम है मांडले, ठीक है। मांडले में बच्चे क्या होता है, तो आपका पंचम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो कि किसके अध्यक्षता में होता है बच्चे, तो अध्यक्षता जो है इसका 3 व्यक्ति करते हैं। अध्यक्षता कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। एक का नाम नोट करिएगा, जगराभी वामसा था, क्या था प्यारे बच्चे, जगराभी वामसा, जगराभी वामसा, बड़ी खतरनाक खतरनाक नाम है भाई, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जगराभी वामसा। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था, तो दूसरा व्यक्ति का नाम था नरिधाभी धाजा, ठीक है, नरिधाधी धाजा। और तीसरा व्यक्ति का नाम क्या था, तो तीसरा व्यक्ति का नाम था सुमंगला सामी, सुमंगला सामी, ठीक है। ये आपके 3 व्यक्ति थे। इसके बाद देखिए तो इसके जो है संरक्षण कौन करते हैं, या किसके संरक्षण में आयोजित होता है, तो आप कहोगे सर यह राजा मिंडन के संरक्षण में होता है। किसके संरक्षण में, राजा मिंडन के संरक्षण में इसका आयोजन किया जाता है। मतलब ये 5 बौद्ध संगीति जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा और आपको अच्छे से इसको याद करना है। एक बार अगर मैं इसको रिवाइज करवा दूं आपको, तो देखिए पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित होता है, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं, अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित होता है। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित होता है, वैशाली में इसका आयोजन होता है, सुबुकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और कालाशोक जो कि शिशुनाग के पुत्र थे इसके संरक्षण में इसका आयोजन होता है। इसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में आयोजित होता है पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चे इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मोगालीपुत्तिसस। इसके बाद इसके संरक्षण कौन करते हैं, तो इसके संरक्षक जो होते हैं प्यारे बच्चे वह अशोक होते हैं, जो कि मौर्य वंश के शासक होते हैं। चौथा बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम श्रीनगर में आयोजित होता है, अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष करते हैं, और किसके संरक्षण में, तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे। पांचवें बौद्ध संगीति की बात करते हैं 1871 में म्यांमार में जो एक जगह है जिसका नाम है मांडले, वहां पर इसका आयोजन होता है, अध्यक्षता 3 व्यक्ति करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो जगराभी वंशा, इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं नरिधा भी धाजा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका सुमंगला सामी, समझ गए। इसके बाद देखिए संरक्षण राजा मिंडल के संरक्षण में होता है। तो ये 5 बौद्ध संगीति आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कहाँ स्थित है प्यारे बच्चे, तो हड़प्पा की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह आपका रावी नदी पे हो जाएगा, ठीक है। रावी नदी घाटी में क्या है आपका हड़प्पा स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, अगर यहां से क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे देखिए रावी नदी की बात करें बच्चे तो यहां पर कौन कौन सा बांध देखने को मिलता है, रावी नदी पर कौन कौन सा बांध देखने को मिलता है, तो सबसे पहला तो याद रखोगे रंजीत सागर बांध, क्या याद रखोगे, रंजीत सागर बांध। और ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर क्लास को तुम लोग छोड़ के जाओगे ना तब बड़ा पछताओगे। वो गाना सुने हो ना, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, तो ये क्लास छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में बड़ा पछताओगे, इस बात को याद रखो। इसके बाद देखिए दूसरा इस पर और भी बांध देखने को मिलता है, जो कि शाहपुर कंडी बांध देखने को मिलता है, ठीक है। शाहपुर कंडी बांध देखने को मिलता है आपको कहां पर, रावी नदी पर। इसके बाद देखिए तीसरा बांध जो कि आपको याद रखना है धमेरा बांध। ये 3 बांध आपको याद रखना है जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी कई सारी नदियां हैं, जैसे झेलम नदी है, चिनाब नदी है, तो हम जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्टार लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे झेलम नदी, समझ गए। अब देखिए झेलम नदी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो झेलम नदी के तट पर आपका जो है श्रीनगर स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है, श्रीनगर स्थित है, जो कि आपका कहां हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है। झेलम नदी कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और इस नदी के किनारे जो है आपका श्रीनगर स्थित हो जाता है।
इस पर कौन कौन सा बांध है? इस पर बांधों की बात करेंगे तो आप याद रखोगे मंगला बांध। क्या याद रखोगे बच्चे? मंगला बांध आपका किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। इसके बाद आपका हो जाता है उड़ी बांध। क्या हो जाता है? उड़ी बांध आपका कहां है? तो झेलम नदी पर है। समझे? चलो आगे देखेंगे, यहां से एक और नदी जैसे चिनाब नदी था आपका, तो थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में भी जान लेते हैं। अब अगर चिनाब नदी की बात करेंगे बच्चे तो देखिए, चिनाब नदी जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है हड़प्पा का एगो शहर है जिसका नाम है मांडा। ठीक है, हड़प्पा का एगो शहर क्या है? मांडा है। और मांडा जो है प्यारे बच्चे आपके चिनाब नदी के तट पर स्थित है। समझ गए? चलिए इसके बाद देखिएगा, तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, अभी बार बार हम लोग सिंधु घाटी कर रहे थे, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंधु घाटी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये शब्द जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो ये शब्द प्यारे बच्चे जो हैं आप याद रखोगे, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था। इतनी बातें याद रखिए। चलिए आगे यहां पर कुछ और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यताओं की बात करते हैं तो इसके कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जान लीजिए, जहां से क्वेश्चंस पेपर में 100% बनने की संभावना रहती है। अब यहां पर देखेंगे कौन कौन सा शहर है, तो आप लोग एक बार चार्ट बना लीजिए। सबसे पहला नाम नोट करो, सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर जिसका नाम है, आप कहोगे सर मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं बच्चे, तो यह कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे गुरुजी यह सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंध में कहां पर? तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है आपको क्या देखने को मिलती है? मोहनजोदाड़ो देखने को मिलता है। दूसरा शहर जो कि आपका कालीबंगा हो जाता है। ठीक है, कालीबंगा प्यारे बच्चे कहां पर स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। समझे कि नहीं? इसके बाद देखिए यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहोगे घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां से पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बात करेंगे तो आपका हो जाता है चहुंद्रो। ठीक है, चहुंद्रो भी एक शहर है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, या आप हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो। जैसे कि देखिए चहुंद्रो की बात करते बच्चे तो यह आपको मोहनजोदाड़ो के दाहिने तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। समझ गए? इसके बाद देखिएगा आगे और भी शहर है, जैसे कि आपका हो जाता है लोथल। लोथल कहाँ है प्यारे बच्चे? तो लोथल आपका गुजरात में है। लोथल कहाँ है? आप कहोगे गुरुजी गुजरात में आपका लोथल हो जाता है। फिर आगे देखेंगे कुछ और शहरों की बात कर ले, तो जैसे कि आपका जो है सुंदरकोटदा हो जाता है। क्या हो जाता है? सुरकोटदा हो जाता है ना? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहां पर स्थित है बच्चे? ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। फिर आगे देखोगे यहां पर जैसे कि बनवाली हो जाता है। बनवाली, बनवाली कहां स्थित है? हरियाणा में। बनवाली कहां है? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद देखोगे तो और भी शहर जैसे कि आपका धोलावीरा हो जाता है। धोलावीरा, धोलावीरा की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका गुजरात के कच्छ में हो जाता है। गुजरात के कच्छ में स्थित है, जो कि कच्छ एक क्या है बच्चे? तो राज्य जिला है। समझ गए ना? गुजरात के कच्छ जिला में क्या है आपका? धोलावीरा स्थित है। तो ये सारे शहरों के बारे में भी याद रखना है, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहे तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर माना जाता है, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। समझे कि नहीं? और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में पूछने की पूरी संभावनाएं होगी। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है? सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्का, जो कि एक साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। समझ गए ना? हम प्राचीन भारत के इतिहासों को या फिर प्राचीन विश्व के इतिहासों को देखते हैं, तो वहां पर जो हमें जानकारी मिल पाती है कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से या फिर कुछ साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से। तो पुरातात्विक साक्ष्य में प्यारे बच्चे आपका सिक्का आता है। अब इस सिक्का के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तर्कशास्त्र कहेंगे, धर्मशास्त्र कहेंगे, मुद्रा शास्त्र कहेंगे, या पुरातत्व शास्त्र कहेंगे? तो बच्चे हम लोग सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र जहां पर तार्किक बातों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद धर्मशास्त्र जहां धर्म का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व शास्त्र जहां पर पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे? पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जानदार शानदार क्वेश्चन से। सामवेद निम्नलिखित में से जो है किसके लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले देखिए कर्मकांड के मंत्रों के लिए तो आपका यजुर्वेद जाना जाता है। इसके बाद देखिए तंत्रों के लिए, मंत्र तंत्र के लिए आपका ऋग्वेद जाना जाता है। इसके बाद आप देखोगे संगीत के लिए आपका सामवेद जाना जाता है। समझ गए? किसके लिए? संगीत के लिए स से संगीत और स से सामवेद।
इंद्र की स्तुति कहां पर की गई है? इंद्र की स्तुति कहोगे आप गुरुजी या ऋग्वेद में किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन माना जाता है बच्चे? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि वेदों की बात करेंगे, यहां पर आपको वेद के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, और वेद के बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी बातें बता रखा है, तो वहां से चीजों को आपको याद रखना है। ज्यादा चीजें यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखना, कहता है कि चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? चोल शासक। अब चोल वंशों की बात कर लेते हैं। देखो, चोल वंश की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आप कहोगे सर चोल वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? विजयालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। ये बड़ा ही शातिर आदमी था प्यारे बच्चे, है ना। क्या होता है देखो, ये कैसे चोल वंश की स्थापना करते हैं। तो एक था पांड्यों, ठीक है, पांड्यों, और एक था पल्लव। ठीक, इन दोनों वंशों के बीच में क्या होता है? तो बच्चे युद्ध होता है, और इसके युद्ध का फायदा उठा करके क्या करता है? विजयालय या चोल वंश की स्थापना कर लेता है। समझ गए? तो चोल वंश की स्थापना इस प्रकार से हो गया। कब? इसकी शासनकाल कब से कब तक रहती है? आप कहोगे सर 850 से लेकर के 870 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। अब इसके जो है शासन की सबसे प्रमुख विशेषता या अद्वितीय विशेषता क्या रही थी? तो वह रहा था ग्राम स्वायत्तता। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, जो कि 10वां क्वेश्चन है। कहता है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण क्या है? तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक साहित्यों की बात करते हैं, तो इस काल में बच्चे जो सबसे प्रमुख धार्मिक साहित्य रहा था, सामवेद तो गीत के बारे में बताता है, यजुर्वेद जो कि मंत्र तंत्र के बारे में बताता है ना, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, और अथर्ववेद जो कि जादू टोना के लिए बताता है। तो यहां पर धार्मिकताओं को दर्शाने के लिए कौन हो जाएगा? रामायण और महाभारत, है कि नहीं। चलो रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण का निर्माण या फिर रामायण की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्कृत भाषा में प्यारे बच्चे किसके द्वारा किया जाता है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, तो रामायण में जो है बच्चे कितने कांड हैं? आप कहोगे गुरुजी रामायण में 7 गो कांड है। कितने कांड है? 7 गो कांड। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया जाता है? वेद व्यास के द्वारा, है ना। इसके बाद देखिए महाभारत में कितने पर्व है प्यारे बच्चे? तो महाभारत में 18 गो पर्व है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए, तो इस तरीके से देखिए बच्चे, तो यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको करने थे, मैंने आपको सभी तरह के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया है। बाकी की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली क्लास आएगी उसमें भी आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव की क्लास देखने को मिलेगी। बस आप लोगों को शिद्दत से पढ़ना है। मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं आपके सिलेबस का जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे और आपसे ना बने, ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हो तो पेपर की खोपड़ी में छेद करोगे, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में किया है। अब आइए हम लोग यहां पर देखते हैं ग्रुप नंबर बी। ग्रुप नंबर बी की प्यारे बच्चे बात करेंगे तो आपसे यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पूछा है वो इसने यहां भी पूछेगा। 6 गो 7 गो क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 गो क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबरिया रहता है, 20 नंबर का हो गया। अब देखिए आज के इस क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वाकई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि देखिए पहला सवाल जो कि अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। क्वेश्चंस कहता है कि सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसको आपको क्या करना है? शॉर्ट्स में लिखना है। तो चलिए हम लोग एक छोटे से में इसके सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। अगर बच्चे हम लोग बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की, तो यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। समझे? और इस सभ्यता का उद्देश्य या फिर इसका रूप या फिर इसका प्रयोजन मौलिक एवं स्वदेशी रहा है। मतलब हमेशा इस सभ्यता के द्वारा जो भी उद्देश्य रखा गया, जो भी इसका रूपरेखा रहा या फिर जो भी इनके द्वारा प्रायोजन किया गया, वो काफी मौलिक रहा और अपने देश की उद्देश्य रही, अपनी अवस्था का उद्देश्य रहा। समझ गए? यहां पर देखिए तो उत्खनन के द्वारा जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है उसके आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो जीवंत रूप व विशेषताएं देखने को मिलती है वो काफी जो है सराहनीय है और काफी जो है चर्चामयी रहा है। जैसे देखिए हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, तो इसकी विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता जो हो जाता है बच्चे वह हो जाता है क्या? तो इस सभ्यता में जो है अपनी समकालीन सभ्यताओं में काफी उन्नत थी। ठीक है, यह जो सभ्यता थी अपने समकालीन सभ्यता यानी कि इस समय जितनी भी सभ्यताएं, जिस समय हमारा यह सरस्वती सभ्यता विकसित होता है, इस समय और भी अलग अलग प्रकार की कई सारी सभ्यताएं विकसित हुई थी, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में
सबसे उन्नत सभ्यता कौन थी, तो वह था सरस्वती सभ्यता। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये हो जाती है। दूसरी विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें जो है बेहतरीन मिट्टी के बर्तन और लिपि का इस्तेमाल किया गया था। मतलब इस सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे वो काफी बेहतरीन थे, और मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ जिस लिपियों का इस्तेमाल किया गया इस पर, वो भी काफी सराहनीय था। फिर आगे देखोगे तो इसकी और भी कई सारी विशेषता है कि इस सभ्यता में सुनियोजित शहरों का भी निर्माण किया गया। मतलब एक व्यवस्थित रूप से जो है अलग अलग प्रकार से शहर का निर्माण आपको सरस्वती सभ्यता में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कृषि, वस्तुकला, व्यापार और शहरीकरण का विकास जो है काफी अच्छे तरीके से सरस्वती सभ्यता में देखने को मिली है। यहाँ इस सभ्यता में जल प्रबंधन की भी काफी अच्छी व्यवस्था थी। इसके साथ साथ देखोगे तो इसमें नागरिकों के लिए आरामदायक घर का निर्माण कराया गया, साथ में स्नानागार भी बनाए गए। समझ गए ना, सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये स्नानागार प्यारे बच्चे सबसे प्रमुख विशेषता रही है। तो वैसे ही सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस सभ्यता में आरामदायक घर लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया, साथ में प्रत्येक घरों में स्नानागार बनाए गए। इसके बाद देखोगे तो इसमें जो है माप तौल की प्रणाली विकसित होती है। आगे देखिएगा तो इसमें और भी कई सारी विशेषता हैं, जैसे मानकीकृत शिल्प बनाए गए इसमें। आगे देखिए तो इसमें जो है आंतरिक और समुद्री व्यापार की भी जो है यह खोज की गई और इसको बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से आप देखोगे तो आपके सरस्वती सभ्यताएं जो है यह प्राचीनतम सभ्यताओं में काफी प्रमुख मानी जाती है, और इसकी अनेकों विशेषताएं जो है क्या करती है, तो इसकी जो है पहचान सामने इतिहास में लेकर आती है। समझे कि नहीं? तो आप लोगों से जब पेपर में पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है या सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि यह सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो इस समय जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी उन सभी सभ्यताओं में काफी उन्नत मानी जाती है। यहाँ पर बर्तनों का निर्माण और लिपियों का जो इस्तेमाल किया गया था वो काफी बेहतरीन था। इसके बाद देखिए तो इसमें सुनियोजित शहरों का निर्माण किया गया, व्यापार, कृषि, वस्तुकला, व्यापार, इसके बाद शहरीकरण, इन सभी का काफी अच्छा विकास हुआ। जल प्रबंधन की काफी अच्छी व्यवस्था थी, आरामदायक घर लोगों के लिए बनाया गया, प्रत्येक घरों में स्नानागार बनाए गए, माप तौल की प्रणाली विकसित हुई। समझ गए ना, समुद्री व्यापार और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला। तो ये सारी विशेषताएं रही थी किसकी, सरस्वती सभ्यता की। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तो आपका अगला जो सवाल कहता है, देखो ये भी क्वेश्चंस आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया है। अब यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चंस है आरण्यक से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग आरण्यक की बात करते हैं तो सबसे पहले आरण्यक का शाब्दिक अर्थ समझिए जो क्या होता है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है अरण्य भवन, अरण्य भवन, आरण्यक। मतलब आरण्य भवम, जो आरण्य है, ठीक है, आरण्य में होने वाला यानी कि वन में होने वाला, वही क्या कहलाता है, आरण्यक कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि अरण्य यानी कि वन में होने वाला जो अध्ययन होता है या फिर मनन चिंतन होता है, कोई भी शास्त्रीय चर्चा होती है या फिर कोई भी आध्यात्मिक विवेचन होता है, इन सभी चीजों को बच्चे क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। समझे, आरण्य का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, तो आप कहोगे अरण्य भवम आरण्यक। जो चीजें जिसका अध्ययन या मनन चिंतन, शास्त्रीय चर्चा या फिर आध्यात्मिक विवेचन वनों में देखने को मिलेगा, तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, आरण्यक कहेंगे। क्लियर है? देखिए आरण्यक की बात करते हैं तो यह वैदिक संहिताओं के पश्चात, वैदिक संहिता जो आती है जिसमें वेदों का निर्माण होता है, तो वेदों के निर्माण के बाद जो है क्रम में क्या होता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण होता है। समझे, देखिए यहाँ पर क्रम याद रखना है, सबसे पहले आपको वैदिक सभ्यता देखने, वैदिक संहिता देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद प्यारे बच्चे जो है आपका कौन आता है, तो आरण्यक आता है। और आरण्यक के बाद बच्चे आपका क्या आता है, तो उपनिषद आता है। समझ गए? तो ये इस क्रम में जो है क्या होता है, इन सभी ग्रंथों का निर्माण देखने को मिलता है, इन सभी शास्त्रों का निर्माण देखने को मिलता है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर जो आपका आरण्यक होता है प्यारे बच्चे, आरण्यक को क्या कहा जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक कहा जाता है। मतलब इस दोनों का एक दूसरे में क्या है, तो समावेशन देखने को मिलती है। एक और आरण्यक ब्राह्मणों की क्या है, तो परिशिष्ट के रूप में जो है सामने आती है, और दूसरी ओर जो है उपनिषद आरण्यक का क्या माना जाता है, तो अंश माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आरण्यक के बाद किसका निर्माण होता है, आरण्यक के बाद प्यारे बच्चे आपके उपनिषद का निर्माण होता है। तो उसी क्रम में ऐसा कहा जा सकता है कि जो आपका उपनिषद है वह क्या है, तो आरण्यक का अंश माना जाता है। समझे? चलिए आगे देखेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरण्यकों का जो प्रारंभिक भाग है वह ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो अंतिम भाग है प्यारे बच्चे वह क्या माना जाता है, तो उपनिषद माना जाता है। समझे?
क्योंकि देखिए मैंने जो बताया अभी आपको, पहले वैदिक साहित्य आया, ठीक है, इसके बाद आपका क्या आया, तो इसके बाद आपका जो है ब्राह्मण ग्रंथ आया, फिर आपका जो है आरण्यक आया, और फिर आपका उपनिषद आया। तो आरण्यक जो है, आरण्यक इसका प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, और इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो उपनिषद कहलाता है। बच्चे समझ गए? यहां पर देखिए आगे और देखेंगे तो यहां पर आप याद रख सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इतने मिश्रित है एक दूसरे से कि इसके बीच में आप कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते। मतलब जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जो भी आरण्यक है या फिर उपनिषद है, ये तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इतने मिलते जुलते हैं कि आप इसको अलग नहीं कर सकते, अलग करना काफी कठिन है। आरण्यक वेदों का जो है गद भाग माना जाता है, जिसे वैदिक साहित्य का तीसरा भाग भी हम लोग कह सकते हैं। आरण्यक को वैदिक साहित्य का क्या कह सकते हैं, तीसरा भाग कह सकते हैं। और इसमें आपको दर्शन का ज्ञान, ठीक है, दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें जीवन जीने की क्रिया, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति का वर्णन, ये सारी चीजों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए आरण्यक को हम लोग रहस्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको आरण्यक के संबंध में याद रखना है। पेपर में पूछेगा आरण्यक से आप क्या समझते हैं, तो बस आराम से आपको इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, आपको इन सभी चीजों को अच्छे से लिख देना है। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल देखिए क्या रहने वाला है। तीसरा सवाल ये भी आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। आप किसी भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, नोट कर लो अभी से, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है। अब बच्चे अगर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है प्राग, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, मतलब इतिहास से पहले का काल, जिसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे? और यह एक प्रकार का ऐसा काल है बच्चे जिसकी जानकारी केवल और केवल आपको पुरातात्विक साक्ष्य से देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास के काल से पहले कोई भी लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलता था। समझे कि नहीं? इस काल में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है वह सब के सब आपको पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए उस काल में लिखा हुआ कोई जो है शिलालेख होगा, उस काल के सिक्के होंगे, राजा महाराजाओं के द्वारा जो निर्माण करा गया होगा, है कि नहीं? तो मतलब कुछ इस प्रकार से जो है बच्चे, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है इस काल की जानकारी मिल पाती है। हमें इसकी जानकारी के लिए किसी प्रकार का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और इस काल को हम लोग प्रस्तर युग या फिर कहे तो पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। अगर इस काल को हम लोग देखेंगे तो विश्व के इतिहास में लेखन कला का आरंभ जो है प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगभग 3200 ईसा पूर्व में माना जाता है। मतलब 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या होती है, सबसे पहले इतिहासों को लिखा जाता है। मतलब इससे पहले का जो काल रहा होगा, क्योंकि आपका जो प्रागैतिहासिक काल है बच्चे, वहां पर जो है चीजों को लिखा नहीं जाता था, वहां पर तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जानकारी मिल पाती थी। तो हम इतना कह सकते हैं कि 3200 ईसा पूर्व से पहले का जो समय था बच्चे, वह एक प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता था। और 3200 ईसा पूर्व में जैसे ही यहाँ पर लेखन की शैली विकसित हो गई, यहाँ पर इतिहासों को लिखा जाने लगा, अर्थात 3200 ईसा पूर्व का जो काल रहा है, यह काल प्राग ऐतिहासिक काल का अंत माना जाता है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर का था। लेकिन क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल क्यों कहते हैं। तो पाषाण काल कहने के पीछे कई सारे रीजन है। रीजन ये है कि इस काल में जो है पत्थरों के औजार का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था। समझ गए? पत्थरों के औजार का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने के कारण इस काल को बच्चे जो है क्या कहा जाता है, तो पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि इस काल में जो है बच्चे क्या है, तो यहाँ जो भी मानव हुआ करते थे, जो भी मनुष्य हुआ करते थे, वह उसका जीवन जो था वह पत्थरों पर ही निर्भर था। वह हर चीज पत्थरों का इस्तेमाल करता था। जैसे देखिए, पत्थर की हम बात करते हैं तो पत्थर का वो औजार बनाते थे, औजार या फिर कहे तो हथियार बनाते थे। उस हथियार के माध्यम से बच्चे जो है अपने भोजन के लिए शिकार किया करते थे, शिकार करते थे और इसके बाद जो है अपना भोजन करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद आप देखोगे तो पत्थरों के द्वारा ही क्या किया गया था, तो इस काल में आग का आविष्कार भी किया गया था। समझे ना? पत्थरों से पत्थरों को टकरा करके जो है क्या किया गया, आग का इस्तेमाल किया गया। साथ में आप देखोगे तो मनुष्यों के रहने के लिए जो गुफा होती थी, वह गुफा भी किससे बनाया जाता था, तो पत्थर से बनाया जाता था। समझे कि नहीं समझे? तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के जो मनुष्य होते थे, इस काल के जो जीव होते थे बच्चे, यह अधिकांशतः जो है अपने जीवन पत्थर पर आश्रित मानते थे। और इसीलिए पत्थर डेट मीन्स पाषाण, और हम ये कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल इसीलिए कहा जाता है।
समझे कि नहीं समझे? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग चौथा नंबर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है, चौथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। चौथा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये भी आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, मोस्ट वीवीआई ये भी क्वेश्चंस रहने वाला है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन पूछेगा संगम शब्द का क्या महत्व है। आइए हम लोग संगम के महत्वों को समझते हैं। संगम का वैसे मतलब होता है जुड़ना, है कि नहीं? संगम का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। जैसे अभी ना देखते हो यहाँ पर प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है? कुंभ चल रहा है। वहां पर संगम स्नान होती है, जहां पर जो है 3 नदियां एक दूसरे से जुड़ रही है, वो संगम स्थान है। और उस संगम स्थान को हम लोग संगम स्नान, वहां स्नान करता लोग तो संगम स्नान कहलाता है, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो वैसे ही प्यारे बच्चे यहाँ पर संगम का मतलब तो वैसे जो है जुड़ना होता है, लेकिन संगम एक युग था। संगम युग क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हम लोग संगम युग की बात करेंगे तो संगम युग जो है यह प्राचीन दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है, महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस युग में यह जो युग है प्यारे बच्चे, यह युग लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है आपका ये संगम युग चलता है, जो कि कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां पर बच्चे? दक्षिण भारत में आपको संगम युग देखने को मिलता है। इस युग में जो है कवियों और विद्वानों की जो है क्या होती थी? तो सभाएं लगती थी। और कवियों और विद्वानों की जो ये सभाएं होती थी, इसी को जो है संगम के नाम से जाना जाता था। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कवि, बहुत सारे विद्वान जब एक साथ एकत्रित होते थे, तो एकत्रित होने के जो इस संगठन को जो है किसका नाम दिया जाता था? संगम का नाम दिया जाता था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या फिर राजाओं के संरक्षण में जो है आयोजित किया जाता था। ये जो कवियों का या फिर विद्वानों का सम्मेलन होता था, जिसको हम लोग संगम के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता था बच्चे? तो इसका आयोजन जो है किसी राजा के संरक्षण में होता था, या फिर कोई भी उस राज्य के अंतर्गत जो भी प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उस प्रमुख व्यक्तियों के संरक्षण में इसका आयोजन किया जाता था। 8वीं सदी ईस्वी में जो है क्या होता है? तो 3 संगम का निर्माण होता है, या 3 संगम विकसित होती है, जिसमें आप देखोगे एक था प्रमुख संगम, दूसरा था मध्य संगम और तीसरा था अंतिम संगम। यहां से देखो आपके पेपर में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो यहां पर चीजों को याद रखनी है। 8वीं सदी ईसा पूर्व में क्या होता है? 3 संगम का जो है निर्माण होता है, या आपको वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका प्रमुख संगम हो गया, मध्य संगम हो गया, अंतिम संगम हो गया। पांड्य राजाओं के द्वारा जो है इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। जो पांड्य राजा थे, उनके द्वारा जो ये तीनों संगम आपको देखने को मिलता है, उसको क्या मिला था? शाही संरक्षण मिला था। और इस संगम को हम लोग जो है मुच्चंगम के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते हैं? मुच्चंगम के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस, कि आपके जो प्रमुख 3 संगम हैं, 3 संगमों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो 3 संगमों को प्यारे बच्चे जो है मुचंगम के नाम से जाना जाता था। और इतिहासकारों की बात करते हैं तो देखिए इस इतिहासकारों ने क्या बताया है? तो इतिहासकार बताते हैं कि यही तीनों संगम है, जिसमें जो तीसरा संगम है आपका, तीसरा संगम जो कि अंतिम संगम, इसी संगम को जो है संगम काल की संज्ञा दी गई है। मतलब आप समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, मेरे कहने का मतलब संगम युग में जो है क्या होता है? तो संगम युग जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं? तो यह युग जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चलता है। इसके बाद इस काल में क्या होता है? तो कवियों और विद्वानों की सभा लगती है, जिसको संगम के नाम से जाना जाता है। और यह सभा जो है प्यारे बच्चे किसी प्रमुख या फिर राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में ऐसा देखा जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 3 संगम निर्मित होते हैं, जिसमें प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम होता है। इन 3 संगमों का जो है वर्णन आपको 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिला। और इन तीनों संगमों को जो है पांड्य राजाओं के द्वारा शाही संरक्षण प्रदान हुआ था। और इसके बाद आप देखोगे तो इन्हीं तीनों संगमों को हम लोग जो है मचुंगम के नाम से जानते हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन तीन संगमों में जो सबसे अंतिम संगम था, इसी अंतिम संगम को हम लोग संगम काल के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेसिक सा सार रहा था संगम काल के बारे में। अब हम बात करेंगे संगम की, तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 3 संगम है, जिसमें तीसरा संगम किसके नाम से जाना गया? संगम काल के नाम से। और बाकी के जो 2 संगम है प्यारे बच्चे, जिसको पौराणिक संगम कहा गया है, ठीक है, या पौराणिक काल कहा गया है। आगे देखिए हम तीनों संगमों के बारे में आपको कुछ चीजें, काफी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। जैसे कि हम लोग प्रमुख संगम की बात करते हैं, जो कि पहला संगम था। और ऐसा माना जाता है कि जो पहला संगम था बच्चे, यह कहां पर आयोजित होता है? मदुरई में आयोजित होता है, ठीक है। मदुरई जो कि आपके दक्षिण भारत में है। और यहाँ पर मदुरई में प्यारे बच्चे काफी चर्चित शहर है मदुरई,
दक्षिण भारत का, याद रखिएगा। आप देखते होंगे जितनी भी अधिकांशतः साउथ मूवीज बनती है तो उसमें मदुरई का सीन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इतना चर्चित जगह है ये। तो कहीं ना कहीं आप ये याद रख सकते हो कि पहला संगम जो है बच्चे ये कहाँ पर आयोजित होता है, मदुरई में आयोजित होता है। और इस संगम में जो है देवता और महान संत को शामिल किया जाता है, समझे। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इस संगम का जो है आपको कोई भी साहित्यिक ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है। मतलब इस काल में लिखा हुआ या फिर प्रमुख संगम से संबंधित कोई भी ऐसा साहित्यिक ग्रंथ नहीं लिखा गया है। फिर आगे बच्चे देखेंगे जो आपका मध्य संगम है, मध्य संगम कहां पर आयोजित होता है, तो कपाटपुरम में आयोजित होता है। और कपाटपुरम, प्यारे बच्चे, इस संगम में आप देखोगे जो दूसरा संगम था जिसको हम लोग मध्य संगम के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के एक ग्रंथ जो है काफी चर्चा में ही रहा है। वह क्या है, तो तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम नाम का एक ग्रंथ है जो कि एकमात्र ग्रंथ यहाँ पर आपको मध्य संगम से रिलेटेड देखने को मिलती है, जिसको तमिल व्याकरण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए, ये जो आपका तोलकाप्पियम है इसको क्या कहते हैं, तमिल व्याकरण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, तमिल व्याकरण ग्रंथ, तो आप कहोगे सर तोलकाप्पियम, जो कि मध्य संगम से संबंधित है। चलिए तीसरे संगम की बात कर लेते हैं। तो तीसरा संगम भी आपका जो है मदुरई में ही आयोजित किया गया था। पहला और तीसरा कहां पर, मदुरई में आयोजित हुआ था। और इस संगम के अधिकांश जो ग्रंथ थे, हालांकि इसमें बहुत सारे आपके ग्रंथ लिखे गए अंतिम संगम में, लेकिन अधिकांश ग्रंथ जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें से कुछ सामग्री जो है यह समूह ग्रंथों या फिर महाकाव्यों के रूप में अभी भी उपलब्ध देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। विशेष रूप से अगर संगमों की बात करेंगे तो तीनों संगम में ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहां पर होता है, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपको शॉर्ट टाइप में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। तो एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जितने भी अभी 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये चारों शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको क्लियर है, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए। तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हुए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आज के क्लास में करने वाले हैं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए ग्रुप नंबर सी में आपसे जो है बच्चे क्या पूछा जाता है, ग्रुप नंबर सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इसमें से 3 क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं कि 100% पूछेगा। आप बिहार के या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। 10 नंबरिया क्वेश्चन होता है, 30 नंबर का है। आइए देखते हैं हम आज के इस क्लास में पहला सवाल क्या करने वाले हैं। पहला सवाल की बच्चे बात करेंगे तो देखो कहता है हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की क्या करे, विवेचना करे। ठीक है, मतलब हड़प्पा संस्कृति जो है इसकी विशेषता क्या रही है। या इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करे। समझे, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति या फिर कहे तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो अगर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो आप देखोगे सबसे पहली विशेषता जो है इस काल में आपको नगर योजना देखने को मिलती है। अब नगर योजना क्या है, तो बच्चे देखिए हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में जब उत्खनन किया गया, जब इन स्थानों का जो है उत्खनन किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा, तो यहां से जो जानकारी मिल पाती है, यह जानकारी कुछ इस प्रकार की है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है बच्चे, यह अपने नगर में एक निश्चित योजना के अनुसार बसते थे। मतलब इनके नगरों में बसने का जो तरीका था, इनके नगरों में बसने का भी एक विशेष तरीका माना जाता था, जिस कारण से इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है नगर योजना को लेकर के है। जैसे कि बच्चे देखिए मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ प्रत्येक मकान में एक आंगन थी, एक रसोई घर था, एक स्नान घर था, दरवाजे बनाए गए थे, खिड़कियां बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो भवनों का निर्माण इस काल में लोगों के द्वारा किया गया था, इस संस्कृति में, इस क्या कहते हैं सभ्यता के लोगों के द्वारा जो अपने बसने के लिए यहाँ पर नगरों का निर्माण किया गया था, जिसमें जो मकान बनाए गए थे वह मकान कितने सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, ताकि सभी लोग अपनी जो है क्या कर सके, तो एक निश्चित योजना के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके। प्रत्येक घर में आपको जो है क्या देखने को मिलती है, तो ईंट का मकान देखने को मिलता है। इसके बाद आंगन देखने को मिलती है, रसोई घर देखने को मिलता है जहाँ खाना बनाया जाएगा, स्नान घर देखने को मिलता है जहां पर बच्चे क्या करेंगे, लोग स्नान करेंगे, दरवाजे देखने को मिलते हैं जहां से हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं, खिड़कियां हैं जो कि हमारे लिए काफी आरामदायक होती है कि नहीं। तो बच्चे इस तरीके से यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में घरों का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो नगरों में चौड़ी चौड़ी जो है सड़कें व गलियां बनाई गई थी। मतलब जो भी इस सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर कहे तो आपकी हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर था,
उन सभी नगरों में बच्चे जो है चौड़े-चौड़े सड़कों का निर्माण किया गया था, गलियाँ बनाई गई थी, जो कि एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। मतलब पूरा स्ट्रेट रूप से, समकोणिक रूप से जो है गलियों का निर्माण किया गया था और नगरों में गंदे पानी के निकासी के लिए जो है नालियाँ भी बनाई गई थी। मतलब अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए बच्चे क्या किया गया था, तो नालियों का निर्माण कर दिया गया था, जिसके माध्यम से कचरे, कूड़े-करकट जो है क्या होते थे, तो नाली के माध्यम से दहकर चले जाते थे। गंदे पानी बहकर चले जाते थे। इस सभ्यता में जो है आपको कई विशिष्ट भवन मिले हैं, जो इस सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को दर्शाता है। मतलब इस सभ्यता के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे घरों का भी निर्माण देखने को मिला है, जो इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है, इसके नगर नियोजन की उत्कृष्टता को दर्शाता है। जैसे कि आप देखोगे मोहनजोदारो का माल गोदाम। मोहनजोदारो का जो माल गोदाम है, यह इस नगर की विशेषताओं को बताता है। इसके बाद विशाल स्नानागार, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, ये सब जो है प्रमुख जो आपकी क्या हो जाती है, तो भवन हो जाता है और ये भवन प्यारे बच्चे क्या करता है, तो इसके नगर नियोजन की उत्कृष्टता को दर्शाता है। तो आप लोग जो है हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे पहली विशेषता रही थी, जिसमें आप लोग नगर योजना को देखें। नगर योजना के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि कैसे यहाँ के लोगों ने अपना घर बनाया था रहने के लिए, यहाँ के नगरों की जो सड़कें थी, सड़कों की चौड़ाई कैसी थी, यहाँ की गलियाँ किस प्रकार से बनाई गई थी, है ना? बिल्कुल समकोण तरीके से बनाई गई थी। नगर में जो है गंदे पानी के निकासी के लिए जो है नालियाँ बनाई गई थी और कुछ प्रमुख ऐसे भवन हैं, जैसे कि आपका मोहनजोदाड़ो का माल गोदाम हो जाता है, इसके बाद विशाल स्नानागार हो जाता है, हड़प्पा का विशाल अनागार हो जाता है, जिसमें अन्नों का भंडारण होता था। समझ गए ना? तो ये सब जो है एक प्रमुख भवनों के रूप में था, जो कि आपके किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर की जो है नियोजन की विशिष्टताओं को दर्शाता है। चलिए आगे इसकी सामाजिक स्थिति को देखेंगे, तो सामाजिक जीवन इनका काफ़ी सरल था। कहोगे सर कैसे? तो हड़प्पा समाज जो है यह मातृसत्तात्मक समाज था। इस सभ्यता के लोग जो है मुख्य भोजन, इस सभ्यता का जो लोग था वह मुख्य रूप से जो है क्या करते थे, तो गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, तिल, चना, दाल इन सभी चीज़ों का अपना भोजन करते थे। समझ गए? गेहूँ था, जौ था, चावल था, बाजरा था, ये सभी खाने वाले चीज़ होते हैं। समझ गए ना? तो इन सभी का जो है क्या करते थे, उत्पादन करते थे और इनसे अपना जीवन यापन करते थे, खाते थे। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग जो है या विभिन्न जानवरों जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, हिरन इन सभी के मांस और मछलियाँ भी सेवन किया करते थे। तो ये एक प्रकार से जो है सामान्य अवस्था में समाज में अपना जीवन यापन करते थे। कहीं किसी प्रकार की जो है विशिष्टता देखने को नहीं मिलती थी, जो कि एक सामान्य रूप से हम लोग भी यूज़ करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर हड़प्पा वासी जो थे बच्चे, या अपना जीवन यापन अपने भोजन के लिए गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा का उपयोग करते थे। अपने भोजन के लिए भेड़, बकरी इसके बाद भैंस, सूअर इस सब का जो है क्या करते थे बच्चे, तो इनके मांस और इसके बाद जो है मछलियों का सेवन करते थे। जैसे आगे देखिएगा तो इनके आर्थिक जीवनों की बात करते हैं, तो आर्थिक जीवन जो है इनका कृषि पर आधारित था। क्योंकि इस काल में या फिर इस सभ्यता के जो लोग थे वो विशेषतः जो है व्यवसायी के रूप में कृषि कार्य करते थे। तो इनका जो मुख्य रूप से आर्थिक जीवन था वो किस पर आश्रित हो जाएगा? कृषि पर आश्रित हो जाएगा। ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, चना, बाजरा, दाल इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, तो खेत में उपजाते थे। खेत में उपजाने के बाद जो है इसका व्यापार करते थे, इसका व्यवसाय करते थे। समझ गए? जहाँ से आप देखोगे तो कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से जो है खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? जोते हुए खेत का प्रमाण तो कालीबंगा से देखने को मिलता है। इसके बाद व्यापार करने का साक्ष्य जो है बच्चे ये कहाँ से मिलता है? तो बनवाली से मिलता है। समझ गए ना? बनावली से आपको क्या देखने को मिलता है? तो व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये इनका आर्थिक जीवन था। कृषि कार्य करते थे, उनसे अपना व्यापार करते थे और उनसे अपना जीवन यापन करते थे। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर इसकी और भी विशेषताएँ कलाकृति को लेकर देखने को मिलती है। कलाकृतियों की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो है कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करी थी। जैसे कि उत्खनन से प्राप्त मोहर की प्राप्ति होती है, बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। जैसे कि मिट्टी से बने जो है मृदभांड, मूर्तियाँ या फिर मोहर का निर्माण, आभूषण बनाना, इन सभी की उत्कृष्टता जो है यह कला प्रेम को दर्शाने का काम करती है कि किस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता में लोगों के बीच में कला का विकास था। समझे कि नहीं? यहाँ पर मृदभांड बनाए गए थे, मूर्तियाँ बनाई गई थी, इसके बाद जो है मोहर का निर्माण होता था, आभूषण बनाए जाते थे, तो ये सब जो है इनकी उत्कृष्टता को दिखाता है, समझे? इसके बाद आगे देखिएगा तो इनकी राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक जीवन को लेकर हालाँकि इतिहासकारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है। कहोगे सर किस प्रकार से? तो जैसे कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है जटिल निर्णय लेने एवं उसे लागू करने के जो है संकेत मिलते हैं। अब ये संकेत जो है इनके राजनीतिक जीवन को बताता है, क्योंकि इस संबंध में देखिए तो बहुत सारे ऐसे पुरातत्वविद हैं, जिनका मानना है कि यहाँ जो है सभी कार्यों को संगठित रूप से करने के लिए जो है कोई न कोई क्या होती थी, तो सत्ता अवश्य रही होगी।
जैसे हम लोग का भी जो देश के अंदर बहुत सारा काम होता है, क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर बहुत सारा काम होता है, तो इसके लिए सरकार नियोजित है कि नहीं? तो उसी प्रकार से इतिहासकारों का या फिर पुरातत्वविदों का मानना है, जो उत्खनन के द्वारा जानकारी मिलती है, तो ऐसा लगता है कि इनके सभी कार्यों को संगठित रूप से करने के लिए कोई न कोई सत्ता अवश्य रही होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे पुरातत्वविद हैं, जो कि मानते हैं कि इस समाज में जो है शासन नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी बच्चे, वो बिल्कुल सामान्य रूप से थी। तो जब चीज़ें सामान्य रूप से चलेगी, तो वहाँ पर हालाँकि शासन की व्यवस्था या फिर शासन की अवस्थाएँ नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं? तो कहीं न कहीं ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है, तो हम इतिहास में जो चीज़ें लिखी गई हैं, हम उन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों को देखा तो है नहीं, उस समय तो हम थे नहीं। तो जो चीज़ें हमें इतिहास बताती हैं, हम उन चीज़ों पर गहन अध्ययन करते हैं और उन चीज़ों को जानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चलो यहाँ पर कोई न कोई शासक रहा होगा, जो यहाँ के सभी कामों को संगठित रूप से संचालित करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, जो मानते हैं कि नहीं, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, काफ़ी सामान्य थी और सामान्य स्थिति होने के कारण जो है यहाँ पर कोई शासक नहीं हुआ करता था। समझ गए? वैसे ही इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोग धार्मिक विचारधारा के भी थे। कहोगे सर कैसे? तो यहाँ के लोग जो हैं मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब जो उनकी मातृभूमि की देवी होती थी, जैसे घर की देवी होती है, वैसे अपने घर की देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इसके अतिरिक्त जो है बच्चे, या गाछ वृक्षों की भी पूजा करते थे और पशुओं की पूजा भी करते थे। मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर धार्मिकताएँ भी काफ़ी विकसित थी, हड़प्पा सभ्यता में। इसके साथ-साथ देखिए, तो इनके धार्मिक जीवन में पवित्र स्नान एवं जल पूजा को काफ़ी विशेष महत्व था। मतलब धार्मिक जीवन में आप देखिएगा, जो हड़प्पावासी थे, उसमें पवित्र स्नान और साथ में जो है जल की पूजा करना, यह विशेष महत्व रखता था। और इसके साथ-साथ आप देखोगे, तो ये लोग जादू-टोना में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। भूत-प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जैसे हम लोग अभी करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन रहा था। मैं उम्मीद करूँगा कि इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, ये सारे जीवन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। किस तरीके से यहाँ पर नगर नियोजना थी, कैसे इनकी कलाकृतियाँ थी, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अब इतना लिखने के बाद आपको अंत में निष्कर्ष लिखना है प्यारे बच्चे। देखिए, निष्कर्ष हम लोग कैसे लिखेंगे? तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि उक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति रही है, इसमें काफ़ी उत्कृष्टता देखी जाती है। इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलाकृतियाँ, इसके बाद नगर निर्माण जैसी विशेषताएँ शामिल हैं, जो कि इनके सांस्कृतिक विशेषताओं को क्या करती है बच्चे, तो काफ़ी चरमसील बनाती है। समझ गए ना? तो ये आप लोगों को पेपर में कुछ इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट जैसे मैंने बताया है, वैसे आप पेपर में ज़रूर लिखोगे। तो एक बार प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन्स अच्छे से क्लियर है? अगर आप लोगों को बच्चे ये सारे क्वेश्चन्स क्लियर हैं, तो बस आप लोगों से हमारा छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 5 डे 5 क्लास, ठीक है? याद रखो, 5 डे 5 क्लास और आपका हो जाएगा इसी से बेड़ा पार। समझ गए? अगर आपको बेड़ा पार करना है, तो आप लोगों को ये क्लास तो ज़रूर करने होंगे। अगर आप शिद्दत से हमारी क्लास कर लेते हो प्यारे बच्चे, तो आप लोग निश्चित तौर पर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में आपने बेहतर मार्क गेन किया हमारी क्लास को देखकर, वैसे ही आपके थर्ड सेमेस्टर में भी क्रांति रहने वाली है। जलवा किसका होगा? तो हमारा ज्ञानकुल परिवार का ही जलवा होने वाला है। तो बस आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम से हमारी क्लास आपको मिल सकेगी। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।